नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं आशीष भरमौरिया हूं और हाजिर हुआ हूं एक खास कार्यक्रम लेकर। जी हां, हिमाचल क्या पूरे दुनिया में और देश में एक इकलौता उदाहरण है कि हिमाचल से और भारत से एक निर्वासित सरकार चलती है। जी हां, तिब्बत की निर्वासित सरकार, यहीं से चुनाव होते हैं और हिमाचल के मैक्लोडगंज से ही सरकार का संचालन होता है। तिब्बत के बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता होगी। आज तिब्बत के चुनाव के नतीजे आए हैं और तिब्बत के सिक्योंग ने चुन लिए गए हैं। जी हां, जैसे हिमाचल में और अन्य देशों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह आम भाषा में कहें तो तिब्बत के निर्वासित सरकार के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, जिसे तिब्बती भाषा में कहा जाता है सिक्योंग, और इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ तिब्बत गवर्नमेंट एग्जाइल। पेम्पा शेरिंग को 34,324 मत मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी केलसंग दोरजे और ओकातसंग को 28,960 मत हासिल हुए हैं। 11 अप्रैल 2021 को दुनिया भर में निर्वासित तिब्बतियों के चुनाव का अंतिम दौर का पूरा होने के बाद आज आधिकारिक तौर पर चुनाव के नतीजों की घोषणा की गई। इसके बाद आज तिब्बती संसद सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए गए। कोरोना महामारी के चलते नतीजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि निर्वासित तिब्बतियों के अगले 5 साल के लिए सिक्योंग बन रहे हैं अब पेम्पा शेरिंग। पेम्पा शेरिंग ने नतीजे आते ही स्पष्ट किया है कि तिब्बत के भीतर स्थिति गंभीर है, इसलिए अकेले नेतृत्व को ही नहीं बल्कि सभी तिब्बतियों को एकजुट होकर इसके लिए काम करना होगा। तिब्बती सिक्योंग और सदस्यों के आधिकारिक तौर पर चुनाव नतीजे सामने आते ही हिमाचल अभी से फोन बातचीत के में पेम्पा शेरिंग ने कहा कि मैं उन सभी तिब्बतियों समुदाय का आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनसे किए वादों पर खरा उतर सकूं। उन्होंने कहा कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के दिखाए मार्ग पर चलना ही मेरा पहला काम रहेगा। पेम्पा शेरिंग इस वक्त दक्षिण भारत के बेलाकुपी में हैं। वो कुछ दिनों में मैक्लोडगंज पहुंचेंगे। याद रहे कि पेम्पा शेरिंग निर्वासित तिब्बतियों के अगले 5 साल के लिए सिक्योंग यानी कि प्रधानमंत्री यानी पीएम बनने जा रहे हैं। पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं नव निर्वाचित सिक्योंग यानी कि पीएम पेम्पा शेरिंग। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और हिमाचल अभी में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहला तो सवाल ये रहेगा, क्योंकि आज चुनावों का जो था वो सारा सिस्टम वो घोषित कर दिया गया है। अब अगले सिक्योंग आप बनने जा रहे हैं यानी पीएम आप बनने जा रहे हैं। तिब्बत के मसले पर क्या सीधी रणनीति रहेगी? अभी जो निर्वासित तिब्बती सरकार का मेन काम तो ये है कि चीन और तिब्बत का मसला जो है उसको सुलझाना है, एक ये है। दूसरा तो निर्वासित में जितने भी तिब्बती है उन लोगों की देखभाल करना, वो दूसरा मुख्य कार्य है। इन दोनों के ऊपर हमारे तरफ से जैसे लोगों ने हमको विश्वास जताया है उसको मन में रख के हमारे तरफ से जो भी हो पाता है, जितना भी हो पाता है वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेगा कि हम चीन सरकार से बातचीत दोबारा करने में सफल हो। हमारे तरफ से परम पूज्य दलाई लामा जी ने दिखाए हुए मार्ग पर जाने के लिए संकोच नहीं है। उसी में ही चीन का भी भला है और तिब्बतियों का भी भला है। वो उस काम में हम अपनी जो भी कोशिश करना है, जो भी हमारे तरफ से प्रयास करना है वो हम पूरी तरह से करेंगे। और निर्वासित तिब्बतियों के लिए का जो अभी स्थिति है उसमें भी बहुत चेंजेस आ रहा है, सोशल चेंज बहुत आ रहा है। तो उसके मुताबिक हमको जितने भी चैलेंजेस है उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी आता है, मौका भी आता है। उस मौका को लेके हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक तो इक्विटेबल जस्टिस, सबको एक तरफ देने का, सबको एक ही जैसे देख के, जो अपने प्रोविंस अलग हो या रिलीजियस ट्रेडिशन अलग हो या इंडिपेंडेंस या मिडिल वे, उसमें पॉलिटिकल फिलोसफी अलग हो, जो भी हो उसको
साइड में रख के हम सब एकजुट होके काम करना होगा। ये हमारा प्रयास है। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एकजुट होकर प्रयास करना रहेगा, लेकिन लंबे समय से चीन के साथ बातचीत बंद है। बातचीत खोलने का क्या तरीका है और बातचीत को फिर से टेबल पर पहुंचाने का क्या तरीका है? एक तो ये है कि अभी का स्थिति जो देखा जाए तो चीन का बर्ताव जो है अपने पड़ोस के देशों से या पश्चिम के देशों से जो अनबन बन रहा है, उसको देखने से अभी इमीडिएट कुछ सुलझा मिलेगा या नहीं वो तो बताना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमारे तरफ से कोशिश जरूर करना है। इसलिए जब तक एक फाइनल लास्टिंग सोल्यूशन ना मिल जाए तब तक तिब्बत में जो चीन का नीति है उसमें जो खामियां है, जो जो गलती है, उसको हम चीन सरकार को सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि ये चीन के लिए भी ठीक नहीं है और तिब्बतियों के लिए भी ठीक नहीं है। और हमारे तरफ से ये विश्वास जताना चाहते हैं चीन सरकार को कि हम लोग बहुत सिंसियर है, परंतु ये ने जो मार्ग दिखाया है वो बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है। उसमें हम लोग एक सिचुएशन को देख के चेंज करना या उसको बदलना ऐसा नहीं हुआ है। तो हमारे तरफ से जो भी रास्ता मिलता है, जिसके थ्रू से मिलता है, वो सब प्रयास करेंगे। अभी तक का जो स्थिति है वो हम अभी के जो सरकार है उनसे भी हम इंफॉर्मेशन देगा और परम पूज्य जी के ऑफिस के तरफ से भी चीन से कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उसको भी हम देखा जाएगा कैसे हो सकता है। और इसके ऊपर परम पूज्य जी ने काफी सालों से ये बता रहा है कि वो चीन में जाना चाहते हैं, वो ताइशान का पिलग्रिमेज करना चाहते हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ मिलना चाहते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट के साथ बातचीत करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम ये मानते हैं कि अगर परम पूज्य जी एक बार चीन जा पाए तो वहाँ के राष्ट्रीय नेताओं से मिलके एक बार बात हो जाए तो जरूर एक मार्ग मिलेगा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। सर, जो आप बातें बता रहे हैं वो तो पिछली सरकारें भी करती रही हैं, लेकिन एक बात जो आपकी नहीं है कि इस वक्त चीन की छवि कुछ जरूर थोड़ी धूमिल हुई थी और उसके जो रिश्ते थे उनमें जो और ज्यादा कट्टरता और खटास बढ़ी थी, थोड़ा उसमें ईगरनेस और ईगो और वायलेंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा था। उसके अलावा कुछ ठोस नया क्या रहेगा आपकी रणनीति में? अभी भविष्य बताना तो बहुत मुश्किल है, मगर अंतर्राष्ट्रीय का जो अभी राजनीति जो चल रहा है उसमें बदलाव भी बहुत जल्द ही आते रहते हैं। वो पहले जैसे नहीं है कि 2-3 साल 5 साल लग जाए एक स्थिति को या एक उसको बदलने में। आजकल का स्थिति जो है बहुत बहुत जल्दी बदल रहा है। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि ये चीन के नेताओं को कम से कम इतना समझ तो आना चाहिए कि अगर वो तिब्बत को चीन के बात मानते हैं तो तिब्बतियों का जो एस्पिरेशंस है, जो विश है, उसको फुलफिल करना जरूरी है। वो अभी जो चीन सरकार कर रहा है वो तो सब जो भी प्रॉब्लम है उसको डेवलपमेंट विकास के नाम से सुलझा हो जाएगा लगता है उन लोगों को, मगर वो नहीं हुआ है अभी तक, 7 सालों से नहीं हुआ है। तो इसमें बदलाव जरूर लाना पड़ेगा और हमारे तरफ से जो भी कोशिश करना है सिविल सर्वेंट्स के तरफ से थ्रू से या मिलिट्री के थ्रू से या जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस के थ्रू से जो भी हो सकता है वो हम करेंगे। सर, जो आपने जैसे बातें कही कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ा जाएगा, चूंकि आप जानते हैं कि जो तिब्बत का यूथ है वो एक स्वतंत्रता के रास्ते पर बढ़ना चाह रहा है, लेकिन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी जो बात कहते हैं वो मिडवे की बात कहते हैं, ऑटोनॉमी की बात कहते हैं, सॉवरेनिटी की बात करते हैं। उसमें ऑटोनमस सॉवरेनिटी नहीं है कहीं भी, और यूथ अलग तरीके से स्वतंत्रता की बात कह रहा है। ऐसे में दोनों चीजों को एक साथ कैसे ला सकते हैं? वो
फ्यूचर का जो सोल्यूशन है वो अलग बात है। दूसरा बात यह है कि अभी जो तिब्बत में नीति चल रहा है और दूर दूर कतर से तिब्बतियों को जो झेलना पड़ रहा है तिब्बत के अंदर, उसको भी सुलझाना, दोनों तरफ से सोचना है। तो अगर यूथ में भी वो नंबर्स कैसे हैं वो तो बता नहीं सकता है। आप जैसे बता रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं उसमें लोगों को ये भी समझ में आ सकता है कि लोगों को ये भी सोच सकता है कि पूरी यूथ एक ही जुट में स्वतंत्र के लिए लड़ रहा है, वो ऐसे भी नहीं है। तो हम तो अभी तक ये भी कहते आ रहा है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हो या मध्य मार्ग से सुलझाना चाहते हैं, जो एम तो काम तो करना जो है वो एक ही है। तो इसलिए इसको डिफरेंसेस को थोड़ा साइड में छोड़ के फिर जो कॉमन इंटरेस्ट है, सबके लिए जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हम लोग जोर ज्यादा लगाए तो हम लोग जरूर साथ में काम कर सकते हैं। नहीं सर, आपने अच्छी बात कही, क्योंकि देखिए मत विभाजन होना जाहिर सी बात है, हर जगह में होंगे। भारत ने स्वतंत्रता पाई तो गरम दल थे, नरम दल थे, कोई एग्रेशन के साथ चल रहा था, कोई गांधीवादी रणनीति पर चल रहा था। कॉमन ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेंगे जो आप चाहेंगे कि हर व्यक्तियों को, हर समूह को एकजुट करके रख सकते हैं, और हम तिब्बती समुदाय को आप जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए नया रास्ता खोल सकते हैं? तो एकजुटता तो एक मुख्य बिंदु रहेगा ही, तो कॉमन ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? वो कॉमन इंटरेस्ट तो यह है कि तिब्बत के अंदर जो तिब्बतियां है उसको खुशहाल करना, उसका जो उन लोगों का जो दुखद स्थिति है उसको कैसे सुलझाया जाए, उसमें हमारे प्रयास रहे तो कॉमन इंटरेस्ट उसी में हो जाता है। अब इसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है, नक्शा हो सकता है। उसमें हमने अभी जो बताया, जब तक सोल्यूशन पूरा ना मिल जाए हम लोग क्या क्या करेंगे, और पूरा होने के लिए चीन के नेताओं को भी ये समझ आना चाहिए कि तिब्बती इशू को ऐसे ही छोड़ के रख नहीं सकते हैं। इसलिए आजकल तिब्बती लोग 25 देशों से भी ज्यादा में फैल गया है और वहां का सिटीजन भी बन गया है, वहां का भाषा जानते हैं, वहां का राजनीति जानते हैं। तो उस पोटेंशियल को हम देखे पूरी दुनिया में हमारे लॉबी वर्क जो है, एडवोकेसी वर्क जो है, उसको काफी क्या बोलते हैं, काफी वी कैन मल्टीप्लाई आवर एफर्ट्स। इसमें अभी जो चल रहा है उससे भी काफी गुना हम लोग आगे ले जा सकते हैं, और उसके जरिए इंटरनेशनल प्रेशर से भी हो सकता है। चीन को ये लगना चाहिए कि ये तिब्बती संख्या में कम है, भी स्पिरिट में कम नहीं है, और तिब्बती इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात कही यहाँ पर शेरिंग जी, कि तिब्बती जो सोच रहा है चाइना की संख्या में कम है इसलिए हम कर सकते हैं, लेकिन जो संख्या में कम है वो यूनाइट करने के लिए, क्योंकि देखिए आप हर देश में अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य कमरों के अंदर भीतर रहकर सिमट जाते हैं, और जो पूरा जो पब्लिक का यूथ है उस तक नहीं दिख रहे हैं आपके प्रयास। तो क्या आपके हर प्रयास पब्लिक के यूथ तक दिखे, तो उसके लिए कुछ रणनीति रहेगी आपकी? उसमें तो हम यही चाहते हैं कि हम अभी जो सोच रहे हैं वो तिब्बत एडवोकेसी ग्रुप करके, जो तिब्बती ज्यादा से ज्यादा युवा लोग उसमें एकजुट हो जाए, वॉलेंटियर करके अपने खुद के विश से इसमें एकजुट हो जाए, तो हम इनको इंफॉर्मेशन पूरा देते रहेगा जो तिब्बत में चल रहा है। हमारे प्रयास ये भी रहेगा कि आजकल के जो तिब्बत में चल रहा है स्थिति जो है उसको स्टडी करे, उसमें सिविलाइजेशन कितना हो रहा है, कितने चीन लोग तिब्बत में आ चुके हैं, तिब्बती भाषा के ऊपर कितना प्रेशर हो रहा है, तिब्बती रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, मानव अधिकारी इसके ऊपर क्या क्या चल रहा है, तिब्बत के एनवायरमेंट के बारे में क्या क्या चल रहा है, उस सब स्थिति को युवाओं को खास करके इंफॉर्मेशन पूरा देना हम लोग अभी प्रयास पूरा तैयारी कर रहे हैं, और जब भी हम सत्ता में आ जाएंगे तब से हम शुरू करना शुरू हो जाएगा। और हमारे तरफ से ये प्रयास रहेगा, हमारे तरफ से और हमारे मंत्रिमंडल के तरफ से ये होगा, जहां भी हम जाएं युवाओं के साथ एक स्पेशल मीटिंग, सब जगह, एक युवा हो या 100 युवा हो,
उसके साथ हम लोग मीटिंग करेंगे, इनके साथ इनका बात भी हम सुनेंगे और हमारे तरफ से जो भी बोलना है वो भी बोल के फिर उन लोगों को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन देने का, सब समझ के फिर डिसीजन देने का, ऐसी स्थिति तो हमको बनना ही पड़ेगा। उसमें हमारे पूरे प्रयास रहेंगे और युवा को हम अभी देख नहीं पाए तो फिर हमारे संघर्ष को भी 5, 10, 15 साल में दिक्कत हो सकता है। सर, हम आपसे चलते चलते दो सवाल और पूछना चाहेंगे। चूंकि निर्वासित सरकार है, हिमाचल से चल रही है, सबसे यहाँ से सरकार चल रही है, मैक्लोडगंज से चल रही है, फंडिंग को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया भर में इस समय फैले हुए हैं, फंडिंग कितनी बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए? हमारे जितनी जानकारी में है, हम ये सोचते हैं कि जो देशों से हमको सहायता मिल रहा है, जैसे यूएस से मिल रहा है, कनाडा से मिल रहा है, ईयू से मिल रहा है और भारत सरकार से जो हमको सहायता मिल रहा है, उसको तो ज्यादा चोट नहीं लगेगा, मगर जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो अभी तक का जो फंडिंग का सपोर्ट है, उसमें थोड़ा खामियां जरूर हो सकता है। उसके लिए हमको जितना भी हमारे पास जितने भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स है, उसको सही तरह से उपयोग करना बहुत जरूरी है। वेस्टेज ना होने का, डुप्लीकेशन ना होने का, वो सबको हमको देखना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि कुछ इंडिविजुअल पर चोट हो रही है, अन्य जगह पर जहां से रिलायबल सोर्स जो थे फंडिंग के लिए, वो उनसे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन कोरोना के दौर पर भीतर कितनी चुनौतियां मान रहे हैं आप? भीतर मतलब तिब्बत के अंदर और तिब्बती लोगों के बीच में, और जहां पर जो आप सिस्टम चला रहे हैं, वहां कितनी बड़ी कोरोना को लेकर चुनौतियां हैं? वो अभी पूरा हमने एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि हम सत्य पे नहीं है। तो जैसे हम वहाँ धर्मशाला में पहुंचेंगे, तब हम उसको पूरा एक इवैल्यूएशन देगा कि उसके अभी के कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से दुनिया भर में कितना असर पड़ा है और उसकी वजह से हमारे सरकार को भी कितना असर पड़ेगा, वो सब को देख के फिर हमको रास्ता निकलना पड़ेगा। सर, चलते चलते एक संदेश आप देना चाहें, क्योंकि आप नवनिर्वाचित हुए हैं, आज ही चुनाव नतीजे सामने आए हैं, हिमाचल अभियान के साथ आप सबसे पहले जुड़े, एक देना चाहें? और तिब्बत के अंदर के जो लोग हैं, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी वजह से हम हैं और हम हमारी वजह से आप हैं। और परम पूज्य जी के नेतृत्व में हम लोग अगर परम पूज्य जी ने दिखाए हुए मार्ग पे सीधा चले, तो हमें भविष्य में दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा मानना है। और हमारे निर्वासित सरकार जो है वो लोकतांत्रिक है, उसमें कभी कभी खामियां आ सकते हैं, अनबन आ सकते हैं, मगर उसको लेके आप लोग निराशा मत होना। ये प्रॉब्लम्स ऐसे आते रहेंगे और हम उसको सुलझाते रहेंगे। आप लोग अभी तक जो कर रहे हैं उसको जारी रखें और हम लोग भी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करेंगे। और तिब्बतियों के यहाँ कोरोना के लिए जो है, अभी हमने अपने दोस्तों को कोरोना का प्रोटोकॉल बनाने के लिए एक ड्राफ्ट बनाने के लिए बोल चुका हूँ। तो उसमें मेन तो जितने भी तिब्बतियों इंडिया, नेपाल और भूटान में हैं, उन लोगों को प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन जो है, इनोकुलेशन जितना कर सके हम उतना करेंगे। और जहाँ ज्यादा केस है उन लोगों को इक्विपमेंट या एड्स दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसकी वजह इसको काम लागू करने के लिए और उसको सफल होने में एक सेटलमेंट में जो डेटा है 18 से 24 तक का उम्र का कितना है, 45 से 60 तक का कितना है, किसका अभी वैक्सीनेशन हुआ, अभी नहीं हुआ, वो सब को देखिए फिर हम पूरा कोरोना को हैंडल करने के लिए हमारी तरफ से जितना बनता है, मेन तो भारत सरकार का गाइडलाइंस से और स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन जो है उसमें जाना पड़ेगा। और उसके आगे ऊपर हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और हिमाचल अभियान के साथ जुड़ने के लिए। अंत में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई सिक्योंग बनने के लिए। धन्यवाद आशीष जी। ये थे तिब्बत के नए सिक्योंग यानी कि प्रधानमंत्री।
चुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं, जिसमें पेम्पा सिरिंग चुने गए हैं तिब्बत के नए सिक्योंग यानी कि प्रधानमंत्री, जिनको आप अभी सुन रहे थे। अन्य खबरें देखने के लिए आप हिमाचल अवयवी की न्यूज ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ हिमाचल अवयवी का फेसबुक पेज फॉलो करें और यूट्यूब चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।